हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द हिंदू के एक और एडिटोरियल की। एडिटोरियल का शीर्षक है दोस्तों, आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट चर्चा में रहा है, जैसे आप देख सकते हैं द हिंदू का एक एडिटोरियल और ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एडिटोरियल कहता है कि फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और ये देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडियाज़ फ्रेगाइल लाइफलाइन ऐसा कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस एडिटोरियल का डिस्कशन। तो मैं आज वही एडिटोरियल लेके आया हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मेंस के ये कौन से पेपर से जुड़ता है। तो ये GS2 और 3 GS2 कहता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की यानी कि बात करता है। और 3 कहता है आंतरिक सुरक्षा की। तो ये आंतरिक सुरक्षा, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं वो आंतरिक जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है उससे जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के विकासात्मक दृष्टिकोण में पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्व और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे, ये 2 और 3 है, पेपर 2। और दोस्तों, अगर इस लेक्चर का PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका एडिटोरियल डिस्कशन। तो अगले स्लाइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका महत्व के बारे में हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया के लिए कितना महत्व रखता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रणनीतिक भू राजनीतिक धुरी। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने शायद पिछली स्लाइड में बताया आपकी, जो पूर्वोत्तर भारत है वो चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश से और भूटान से, नेपाल से जुड़ती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनकी जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नेपाल से जुड़ती है, यहाँ भूटान से, और यहाँ बांग्लादेश से, म्यांमार से, और इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ चीन से। तो सॉरी दोस्तों, ये चीन से जुड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 5 जो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उसको उससे लगती हैं ये। तो ये एक संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है और ये हमारे लिए रणनीतिक और भू राजनीतिक एक धुरी का काम करती है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यह क्षेत्र भारत की सीमा सुरक्षा, हिंद प्रशांत महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम है। जैसे डोकलाम प्रतिरोध 2017 में, जैसे आप जानते होंगे, डोकलाम में चीन ने हमला कर दिया था। मैंने डोकलाम का यहाँ पे मैप भी लगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं डोकलाम बॉल। यहाँ पे चीन और भारत के बीच 2016 के आसपास झड़प हुई थी। यहाँ पे नाथुला दर्रा भी है, जो ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट रहता है मैपिंग के सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये हिमालय का ये क्षेत्र है, ये डोकलाम है, इसीलिए यहाँ पे जो ये क्षेत्र है वो संवेदनशील हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये चीन भी उसको अपने जो है अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहता है और भारत प्रतिरोध करता है। इसीलिए इसमें कभी कभी झड़प हमको देखने को मिलती है। और ये एक भू राजनीतिक जो एक धुरी है, भू राजनीतिक जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है उसका वो बहुत अधिक है दोस्तों, इसीलिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि प्राकृतिक संसाधन और स्वच्छ ऊर्जा, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं और जो क्लीन एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए। और पूर्वोत्तर में ये बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। देखिए, पूर्वोत्तर में 7,600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य, और अरुणाचल प्रदेश में 5,000 मेगावाट जल विद्युत का क्षमता है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता और ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखिए, सांस्कृतिक विविधताएं, आप जानते होंगे कि देश में कम से कम 705 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं दोस्तों। और अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में अकेले 135 यानी 135 प्लस जनजातियां और सांस्कृतिक समृद्धि विरासत है उनकी। और देख सकते हैं इसीलिए ये 135 जनजाति जो है भारत की, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहती है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देता है। जैसे आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 में आयोजित किया गया था, जो एक इंटरनेशनल कल्चरली एक बहुत रिच डाइवर्सिटी को हमारे दिखाता है इंडिया का। तो उस प्रकार से यहाँ को देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर जो बहुत चर्चा में रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये, इस पे ही कभी कभी जो चीन है वो अपना अधिकार क्षेत्र जमाना चाहती है, ताकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पे हमारा अधिकार हो सकते। देखिए, यहाँ आसपास है, ये 22 किलोमीटर का एक क्षेत्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहाँ पे चीन अधिकार जमाना चाहता है, क्योंकि अगर ये कट गया तो जो इंडिया की मेन लैंड है, ये मेन लैंड और जो नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट है उनसे उनका कनेक्टिविटी तोड़ा जा सके। ये चीन का हमेशा से प्लान रहता है।
लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय कुछ महत्व है नॉर्थ ईस्ट के, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो बोलते हैं कि जैव विविधता और वन क्षेत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि वन क्षेत्र से बहुत रीच है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो सेक्शंस हैं हमारे। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों। इतना बड़ा वन क्षेत्र है कि वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर वाला जो एरिया है वो बन जाता है, और पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु अनुकूलन में अहम योगदान ये देता है दोस्तों। आप जानते होंगे वन क्षेत्र ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार, पूर्वोत्तर भारत को आसियान देशों के बाजारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र। आसियान आप सभी जानते होंगे, जो जो हमारे ईस्ट जो दक्षिण ईस्ट सॉरी जो साउथ ईस्ट जो एशिया है उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। उसका एक रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है ये आसियान। और भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये मैप भी लगाया है कि ये इंडिया, और यहाँ देखिए म्यांमार, और यहाँ देखिए थाईलैंड। ये जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था को, हमारे मार्केट को, म्यांमार के मार्केट और थाईलैंड के मार्केट जो है उससे जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों। अब ये जोड़ती है तो हम इकोनॉमिकली ज़्यादा सशक्त होंगे, और हम म्यांमार से और थाईलैंड से नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही जुड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र है, पूरा जितना भी क्षेत्र है, और नॉर्थ ईस्ट के अ, इसमें उस पे डिपेंडेंट रहते हुए ही हम म्यांमार, थाईलैंड और जो मैं बताऊँ साउथ ईस्ट एशिया से हम उससे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं नॉर्थ ईस्ट में। समस्याओं की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा जो जाति आधारित वहाँ पे हिंसाएं हुई थी, जो नस्ल आधारित हिंसाएं वहाँ पे हुई थी। आपने मणिपुर की केस सुना होगा, जो मैतई और कुकी जो जनजातियां हैं उनके बीच संघर्ष हुआ था। तो अब देख सकते हैं उसी पे कि जातीय विखंडन और उग्रवाद, अलगाववाद, जितने भी वाद हैं वहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। जातीय विखंडन है, उग्रवाद है, अलगाववाद है, नस्लवाद है, जातिवाद है, जितने भी तरह के आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको मणिपुर का रेफरेंस दिया। मणिपुर जैसे उदाहरणों से हिंसक उग्रवाद, अंतर समुदाय संघर्ष और शासन की वैधता पर असर पड़ता है दोस्तों। समुदाय के संघर्ष की बात मैंने की। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, देखिए आप सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो वहाँ पे लगा है दोस्तों, उसके कारण वो एक समस्या कभी कभी बन जाती है, क्योंकि अफसपा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अफसपा के बारे में बस इतना जानिए कि अफसपा जहाँ पे आंतरिक अशांति होती है वहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों अफसपा। और अफसपा के जो अधिकारी हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनको ये स्पेशल ये एक पावर्स रहता है उनको, कि वो शूट एंड साइट कर सकते हैं, और उसके बाद वो उनके लिए ज़िम्मेदार भी नहीं होंगे। इसको लेके बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि क्या ये सही है अगर वो कोई ऐसे नागरिक को मार देते हैं या उनका शिकार वो कर देते हैं, सॉरी शिकार राइट वर्ड नहीं है, तो वो मार देते हैं, तो उसके बाद वो कैसे उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो ले, हालाँकि वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते। तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है दोस्तों। देखिए, बुनियादी अवसंरचना की कमी, हम देखते हैं जो जो फंडामेंटल वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, उनकी कमी हमें हमेशा वहाँ दिखाई देती है। जैसे सड़क की अगर मैं बात करूँ, रेल की, वायुयानों की, या जितने भी वायु मार्ग हैं उनकी, और डिजिटल अवसंरचना में पिछड़ापन, जो हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उसमें भी वहाँ पिछड़ापन दिखाई देता है। इंटरनेट एक्सेस 43% है दोस्तों। देखिए, हमारे पास जो मिडिल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, और किसी मात्रा में साउथ इंडिया भी, वहाँ आप इंटरनेट एक्सेस देखेंगे तो भरपूर मात्राओं में है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं पाएंगे दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में ये कहीं ना कहीं चिंताओं की बात है। इंटरनेट हमने जो इंटरनेट है उसको हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत दिया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया है, लेकिन इंटरनेट जो एक्सेस है दोस्तों वहाँ पे केवल और केवल 43% है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ही कितना कम है। इंटरनेट आज एक मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों, और उसके लिए वो शायद पूरी तरह से उसका एक्सेस नहीं ले पाते हैं। और सीमित रेलवे संपर्क, मैंने आपको बताया कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो बहुत पिछड़े हुए हैं। संवेदनशील सीमाओं और सुरक्षा जोखिम, मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है, मैं आपको और दिखाया ले चलता हूँ। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट 5 से 6 कम से कम आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से और इधर म्यांमार से, उधर चीन से अपनी सीमाएँ लगाता है। सीमाएँ लगाता है तो वो एक संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है, संवेदनशीलता वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा वो सीमा साझा करता है। 5182 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और उसके बाद अवैध प्रव्रजन, जैसे आप जानते हो बांग्लादेश से 17 के दशक में इंडिया में इतने सारे जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो आए थे। वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके कारण, और हथियारों की तस्करी दोस्तों आप जानते होंगे, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया और थाईलैंड, बांग्लादेश, इधर से हथियार जो तस्करी है दोस्तों, वो तस्करी की जाती है, अवैध अप्रवाजन किया जाता है। वहाँ पे सेक्स रैकेट्स विभिन्न प्रकार से फैलाए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पर्यावरणीय संघर्ष जो आते हैं वो ये है दोस्तों कि जल विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, जैसे सियांग नदी पर तट पर परियोजना विरोध। वहाँ के जो लोकल समुदाय हैं दोस्तों, जो संघर्षरत रहते हैं सियांग नदी पे, जो तट पर जो परियोजनाएं विरोध, उसका विरोध लगातार होती रहती है दोस्तों, क्योंकि उससे जो लोकल वहाँ के समुदाय हैं वो पर्यावरणीय जो उनकी प्रकृति है दोस्तों, उनसे वो बहुत अधिक लगाव रखते हैं। और जब ऐसी परियोजनाएं चलाई जाती हैं तो पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो मुखर होके और आगे आती हैं। उसके आप देख सकते हैं कि भूमि और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, असम मेघालय विवाद जैसे भूमि और सीमा विवादों के कारण आप जानते हैं मणिपुर में ही इनर लाइन परमिट है एक। इनर लाइन परमिट ये ऐसा है दोस्तों कि मान लो अगर एक ऐसा क्षेत्र हो गया और ये एक संघर्षरत इलाका है और यहाँ के लोगों को इधर जाने के लिए, यानी अपने ही राज्य, अपने ही क्षेत्र में या दूसरे राज्यों के क्षेत्र में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। ये एक परमिट है कहीं आने और जाने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे दोस्तों ये एक समस्या का सबब है कि ये ऐसा समझ सकते हैं कि हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेते हैं, तो इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए मानव तस्करी, मादक पदार्थों का संकट, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मानव की तस्करी बड़ी मात्राओं में होती है, खासकर महिलाओं की, बच्चों की, मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अफीम उत्पादन में वृद्धि। अफीम जानते हैं ये एक नशीला पदार्थ है अफीम, और बच्चे, महिलाओं की विविध प्रकार से दोस्तों यहाँ पे तस्करी की जाती है मादक पदार्थों की। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों आर्थिक प्रगति के लिए कुछ उपाय हमारे द्वारा दिए जा सकते हैं, और उपाय कैसे हैं? और उपाय इस प्रकार है कि सबसे पहला है कि शांति और स्वदेशी समुदायों की मान्यता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उग्रवाद से निपटने के लिए संवाद, विश्वास का निर्माण। सबसे पहले दोस्तों उग्रवादी जो तत्व हैं उनसे निपटने के लिए हमें अपने आप, जो समुदाय हैं उनके बीच जो संवाद है उसको स्थापित करना चाहिए, विश्वास का निर्माण करना चाहिए। तभी हम उग्रवाद से, अलगाववाद से, जितने भी जो समस्याओं के कारण हैं उससे हम निपट पाएंगे। लोकुर समिति की सिफारिशों के बाद स्वदेशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। लोकुर समिति आप अगर जानते होंगे तो लोकुर जो कमिटी थी दोस्तों, उसने कुछ मानक सुझाए थे, कुछ मानक जिसको एसटी दिया जा सके। एसटी दिए जाने के कुछ मानक, जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, संवेदनशील सीमा से लगी हो, पिछड़ापन हो और जनसंख्या वृद्धि कम हो, उनकी शिक्षाएं कम हो, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हों। तो विभिन्न प्रकार के ये मानक है, वो किसी और को बहुत बड़ा विषय है वो अलग से। तो इसमें बस 3-4 ऐसे मानक दिए थे लोकुर समिति ने, जिसके बाद से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना में वृद्धि लाना, मैंने आपको बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों वहाँ बहुत ही निचले स्तर की है। वहाँ हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और हवाई अड्डे, जो एयरपोर्ट्स हैं, डिजिटल नेटवर्क का इंटरनेट एक्सेस हम प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और जितने भी डीपीएन दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पे हम फैला सकते हैं। और अवसंरचना गलियारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉरिडोर्स हैं, और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो भारत में कार्यरत है उसको वहाँ पे विस्तारित कर सकते हैं। और ये निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों कि जो कनेक्टिविटी है और जो अवसंरचना है, जो डिजिटल अवसंरचना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बेहतर तरीके से हम जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। समावेशी शासन मॉडल, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। आप जानते होंगे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट की ही ऐसे कई राज्य हैं जो ये सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों।
उनमें अपनी एक अलग सी पंचायती राज व्यवस्थाएँ होती हैं और स्थानीय स्वशासन होता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको हमको सशक्त करना पड़ेगा। जैसे हम उसको सशक्त करते हैं, तो वो सशक्त जब होगा तो एक समुदाय एक संगठित होगा दोस्तों, संगठित होगा तो वो उग्रवाद से और अलगाववाद से लड़ पाएगा। उसके बाद देखिए दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सहयोग, यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है दोस्तों, आजीविका मिशन है, उससे हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। उनके हाथों में जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके तौर पे उसको उनके पास हम अ, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है और जो उनकी आजीविका है उसको हम बेहतर स्तर पर ला पाएँगे। पर्यावरण संवेदनशील औद्योगिकीकरण, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे मैंने चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात की, चक्रीय व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। हम जब औद्योगिकीकरण करते हैं तो पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखें, नवीकरणीय ऊर्जा और जो जैविक कृषि है, वन आधारित उद्योग हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत कम क्षति या मिनिमम उसको लॉस होता मिनिमम डैमेज होता है, ऐसी चीज़ों पे हमको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कौशल विकास और उपयुक्त प्रशिक्षण, हम उसको कौशल विकास दें ताकि वो अपने आप बेहतर स्थिति में आ पाएँ। कृषि प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना और उनको कौशल विकास देना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप जानते होंगे, जो और उसको बढ़ावा देना, उसके उसके हिसाब से दोस्तों उनको मैं बताया कि रोज़गार आएँगे उनके हाथों में, और जब रोज़गार आएँगे तो वो भी मुख्य धारा में शामिल हो पाएँगे। सीमा पार आर्थिक गलियारे और उप क्षेत्रीय सहयोग, आसियान देशों से व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों को औपचारिक बनाना। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब आसियान देश जो जितने भी हैं, आसियान हो गए और जितने भी वहाँ रीजनल कॉर्पोरेशंस हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लगे जितने भी संगठन हैं, उनसे अगर हम सांस्कृतिक संबंधों को, व्यापारों को, आर्थिक जितने भी गतिविधियाँ हैं उसको हम अगर औपचारिक रूप से अगर बढ़ावा दें तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखा जाए। बिम्स्टेक और भारत निर्माण थाईलैंड राजमार्ग परियोजना को सशक्त बनाया जाए ताकि जितने भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो दोस्तों एक आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो लोकल वहाँ के जो पीपल हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। उसके बाद सांस्कृतिक और विरासत आधारित उद्यमशीलता, हस्तशिल्प, जानते हैं दोस्तों आप 19वीं 20वीं शताब्दी में हस्तशिल्प भारत सबसे अग्रणी राष्ट्रों में एक था। तो हस्तशिल्प, वस्त्र, संगीत, स्थानीय त्योहारों को वहाँ बढ़ावा दिया जा सके ताकि सांस्कृतिक जो कल्चर्स जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ बढ़ावा दिया जा सके और उसको वो इम्प्लॉयमेंट किया जा सके दोस्तों उन सभी का। जलवायु अनुकूल कृषि और ग्रामीण आजीविका, जलवायु अनुकूलन कृषि, बागवानी, पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान और आधुनिक कृषि जल तकनीकी के साथ एकीकृत करना। यानी दोस्तों जलवायु अनुकूल कृषि और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण, जागरूकता फैला के शिक्षा पुनर्वास कार्यक्रमों का बढ़ावा देना और युवाओं को कौशल विकास और खेल के माध्यम से संलग्न करना ताकि वो जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं उन सभी से वो दूर हो पाएँ और मुख्य धारा से जोड़ पाएँ। देखिए दोस्तों, सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। सरकार के प्रयास हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का, जितने भी वो उपेक्षित वर्ग हैं उन सभी को जोड़ने का एक प्रयास है दोस्तों। इनमें दोस्तों देख सकते हैं कि नई पहल 1996 में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया इसमें। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मंत्रालय और विभागों के बजट का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु सुरक्षित किया गया है दोस्तों तभी से उसके कुछ परिणाम भी देखने मिले हैं हमको। अब देख सकते हैं मंत्रालय, विभाग 10% कम से कम उनको आवंटित किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और कलाकारों को सहयोग दिया जाए। और बांस आप जानते हैं दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट में बांस की कृषि की जाती है दोस्तों। ये एक आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने का काम करता है और वहाँ के आजीविकाओं को भी बढ़ाने का काम करता है। बोगीबिल पुल 2018, इसके बारे में बताता हूँ कि असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश की पासीघाट से जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल बनाया गया है।
दोस्तों मैंने कनेक्टिविटी समस्याओं की बात की, तो जो बोगीबिल पुल है 2018 डिब्रूगढ़ से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक, ये दोस्तों एक कनेक्टिविटी परियोजना है, सड़क और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करता है ये। तो आप इसका इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सरकारी प्रयास चल रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं सड़क परिवहन नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आप जान सकते हैं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होंगे वो बढ़ेंगे, है ना। सांस्कृतिक, कल्चरल और आर्थिक वो इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ती जाएंगी दोस्तों। और अगरतला अखौरा रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, शायद मैंने इसका एक पिक लगाया था, मैंने मैप लगाया था आप सभी को दिखाने के लिए, वो शायद मैं लगा नहीं पाया हूँगा। अगरतला दोस्तों, अगरतला अखौरा रेल वाली जो लाइन है उसको उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि 2021 तक त्रिपुरा के अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा के बीच रेलवे लाइन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। और उसको दोस्तों लक्ष्य इसलिए रखा गया रेलवे लाइन का क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी परियोजनाएं जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके और विभिन्न जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको फलीभूत किया जा सके दोस्तों। वायु परिवहन सुधार, 13 हवाई अड्डों का संचालन और लगभग 3000 करोड़ की लागत से इनके नवीकरण का कार्य मतलब उनका रिनोवेशन किया जाएगा। 13 जो हवाई अड्डे हैं उनका संचालन किया जाएगा। सरकारी ये प्रयास है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके कुछ निष्कर्ष हैं दोस्तों। निष्कर्ष में ये है कि पूर्वोत्तर भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए भारत को बुनियादी अवसंरचना, सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना होगा। और 3T दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, देखिए, ट्रेड, टूरिज्म और इसको आप देख सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से इस क्षेत्र को मुख्य धारा में लाकर एक समावेशी, सुरक्षित और जीवंत राष्ट्र की ओर बढ़ने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके जो जितने भी समस्याएं हैं उनको हम सभी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये लिखा नहीं पा रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों, समस्याओं को उजागर करिए, पहचानिए, उनको दूर करिए और जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे इंटरनेट जो एक्सेस है उनको उसके जो मूल अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी है उसको निर्धारित करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप इसके निष्कर्ष को देख पाएंगे। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट है, जो अपने आप को भारत का कभी-कभी ऐसा मानते हैं कि हम मेनलैंड से अलग हैं और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो अलगाववादी तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, उनको ऐसा कह सकते हैं वो कि भारत को जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सुधारेंगे तो मुख्य धारा जो है, मेन स्ट्रीम है जो हमारे समाज के, उन सब से जुड़ पाएँगे। और जब उन सब से जुड़ जाएँगे तो हमारे जो समावेशी विकास है जो दोस्तों, जो विकास हर घर तक जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है वो फलीभूत हो पाएगा और हम एक सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है प्रैक्टिस प्रश्न। देखिए कि पूर्वोत्तर भारत की परिधि नहीं है, यह एक धुरी है दोस्तों। भारत की एक ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में चर्चा करें कि कैसे पूर्वोत्तर को व्यापार, पर्यटन और प्रतिभा के लिए एक रणनीतिक केंद्र में बदला जा सकता है। इसका आप आंसर ज़रूर लिखें। और हमारे दोस्तों आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और उसमें विभिन्न प्रकार के जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं आगे इस प्रकार की वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।